हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीजीटी 2000 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टोटल 100 प्रश्न है। अब कोशिश किया जाएगा कि दो पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लें इसको 50-50 करके, ठीक। और इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और ये पूरा जो क्वेश्चन है, आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की या यूपी पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के लिए भी यहाँ से काफ़ी यूजफुल है ये, ठीक। और यहाँ पे टोटल हम लोग 2000 से लेकर 2021 तक के पेपर को सॉल्व करेंगे, और जिसमें लगभग आपका जो है कुल मिला के यदि हम प्रश्नों की बात करें तो कम से कम 2500 के आसपास प्रश्न आपको इसमें पूरा कलेक्शन मिल जाएगा। यानी 2000 से अधिक प्रश्नों का सॉल्व यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये जो सीरीज चल रही है यानी यूपी पीजीटी 2000 यानी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व की, ये अनवरत चलती रहेगी। कोशिश यही रहेगा कि डेली आपको 50 से 100 प्रश्नों का सॉल्व यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए, ठीक। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए जो इसका बैच चल रहा है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके यहाँ कंप्लीट डिटेल पा सकते हैं, जहाँ पे आपको यूपी पीजीटी, जीआईसी, ईएलटी और टीजीटी, ठीक, चारों का सिलेबस जो है एक साथ कंप्लीट कराया जा रहा है। और इसी में साथ ही साथ आपको फर्स्ट ग्रेड का अलग बैच चल रहा है, पीजीटी नेट जेआरएफ का चल रहा है, यूपीएचईएससी का भी बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक। इसमें आपका टॉपिक वाइज जो हम लोग पीडीएफ, वीडियो और टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, ठीक। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन आपके परीक्षाओं से थोड़ा सा इतर रहा। इसमें देखिए अब हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिक आकर्षित करता है, ठीक। तो देखिए ज़्यादातर जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो वो इंडस्ट्री के लोकेशन की बात की जाती है कि कौन सी उद्योग कहाँ पे स्थापित किए जाएं। और ये देखिए वेबर का जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है उसके हिसाब से भी आप उसकी बात कर सकते हैं, या बेसिक जो आपने आपने इस चीज़ों के बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा, उसके बारे में आप बेसिक लॉजिक लगा के भी ये चीज़ें जान सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपसे प्रश्न दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को निम्नलिखित में से कौन सा कारक आकर्षित करता है, कच्ची सामग्री या शक्ति यानी जो पावर है उसमें लग रहा है, बाजार या कुशल श्रम, ठीक। तो इसमें देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाजार हो जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज़ देखते हैं वो कहाँ पे, जैसे आप बेंगलुरु की बात कर लीजिए, सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानी जाती है। हालांकि जो सिलिकॉन वैली है वो कैलिफोर्निया की है, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखें तो बेंगलुरु है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का हब कहा जाता है, ठीक। या आपके आसपास जो, तो सपोज कि इसमें होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये बाहरहीन प्रवृत्ति की होती है, यानी कि मान लीजिए कि कुछ पार्ट कहीं बन रहा है, कुछ पार्ट इसका कहीं बन रहा है। जैसे मोबाइल का लीजिए, गुड़गांव या नोएडा में इसका असेंबलिंग इसकी होती है, तो मोबाइल का कुछ पार्ट कहीं से बन के आता है, कुछ पार्ट कहीं से बन के, कुछ पार्ट कहीं से बन के आता है। और इसकी असेंबलिंग कहाँ होती है, जो मार्केट है उसके नज़दीक होती है। कारण क्या है असेंबलिंग मार्केट नज़दीक होने से, यहाँ पे जो बनी त्यों यहाँ पे इसका सप्लाई भी जारी होता है। मान लीजिए कि ये मार्केट है और यहाँ इस्टेब्लिश कर दी जाए इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तो यहाँ पे असेंबलिंग होगी, ठीक। और असेंबलिंग होने के बाद जो है यहाँ से यहाँ तक ढो के लाने में खर्चा अलग से लगेगा। और यही चीज़ यहाँ से मान लीजिए एक इंडस्ट्री में एक सामान यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है। अब मार्केट आपका यहाँ है तो बीच में आसानी से हो जाएगा। यदि आप यहाँ करेंगे तो इसको ढोने में, यहाँ पे लाने में परिवहन खर्च होगा। तो यही यहाँ पे कह रहा है जो इंडस्ट्री होती है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो उसके लिए जो बाज़ार है ये सबसे उपयुक्त स्थान होता है जो इसको सर्वाधिक आकर्षित करता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको अलग अलग सूची दी गई है, इसको मिलान करना है, ठीक। इसको थोड़ा सा हम लोग और जूम आउट कर देंगे, और इसमें देखिए अलग अलग आपको मैच कराना है। तो नंबर 1 पे है सर्वसुलभ। सर्वसुलभ की यानी कि ऐसा पदार्थ का नाम आप बताइए जो हर जगह उपलब्ध हो। तो हर जगह क्या उपलब्ध है, हर जगह आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा,
उसके बाद देखिए सामान्य सुलभ। सामान्य सुलभ की यानी कि जो हर जगह तो नहीं उपस्थित है लेकिन लगभग हर जगह देख सकते हैं या ठीक जनरली अवेलेबल है, तो सामान्य सुलभ हो गया। फिर उसके बाद विरल है, विरल यानी कि जो कहीं कहीं देखने को मिलता है। और फिर आपका है एकल। तो यहाँ पे देखिए सामान्य सुलभ में क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मिट्टी जनरली अवेलेबल हो जाती है। विरल में क्या है, विरल में देखिए आपका सोना विरल है, यानी कि कहीं कहीं। एकल, एकल का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो केवल एक ही जगह हो। ऐसा नहीं कि यहाँ मान लीजिए सोना मिल रहा है, यहाँ सोना, जैसे आप सोना के संदर्भ में बात करें, कर्नाटका में भी आपका एमपी की कई खानों से निकाले जाते हैं। मान लीजिए हीरा की बात कर लें, सोना की बात कर लें, जो भी है, या अन्य जगहों से भी सोना ये प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये क्या है, विरल है। जबकि मिट्टी हर जगह अवेलेबल है, लेकिन जहाँ पे जल है वहाँ पे थोड़ा सा ये इशू है। तो यानी कि सामान्य सुलभ की बात करें तो मिट्टी सामान्य सुलभ है, विरल जो है ये आपका सोना हो जाएगा, क्रायोलाइट जो है ये एकल हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा, इस हिसाब से जो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 1, 4, 3 और 2। ठीक, अब देखिए ग्रुप में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया था, तो एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे तो कहीं कहीं जो है टाइपिंग में एरर हुआ है। और यहाँ पे देखिए कि अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 और 2 को आपको मिलान करना है, और इसमें अलग अलग आपको टाइम पीरियड में अलग अलग जो मानव के प्रकार हैं वो कब किस प्रकार के मानव देखे गए, उसी को यहाँ पे आपको देखना है। ठीक, ऑस्ट्रेलोपिथिकेस ये 20 लाख वर्ष पूर्व है, राइट है, सुमेलित है। उसके बाद देखिए होमो हैबिलस, तो होमो हैबिलस ये आपका जो है 11 लाख वर्ष पूर्व देखने को मिला था। उसके बाद है पिथेकांथ्रोपस, तो पिथेकांथ्रोपस जो है ये आपका 5 लाख वर्ष पूर्व देखने को मिला था। और उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव ये लगभग आपका 1,10,000, यानी कि इसी को आधुनिक मानव के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। ठीक, तो इसमें सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अर्जेंटीना विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में से एक है। इसको अब जूम कर देते हैं तो आपका यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। अर्जेंटीना विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में से एक है। कारण दिया है कि अर्जेंटीना का विस्तार मध्य अक्षांशों में है। ठीक, तो अर्जेंटीना कहाँ पे है, ये आपका हो गया दक्षिण अमेरिका, यहीं पे है। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं कहाँ पे, यहाँ पे लगभग 0 यहाँ आ जाता है बीच में, ये मध्य अक्षांश में, तो ये तो आपका राइट हो गया, मध्य अक्षांश में है इसका विस्तार। अर्जेंटीना विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में तो है, ये भी आपका बहुत, ये निर्यात भी काफ़ी करता है। ठीक, चूँकि गेहूं क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय फसल होती है और टेम्परेचर भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल की आवश्यकता होती है। और अर्जेंटीना का जो पंपास वाला एरिया है, तो यानी कि ये मध्य अक्षांशों वाले देश काफ़ी प्रमुख हैं गेहूं के लिए, जैसे पंपास वाला एरियाज़ हैं ये सभी। ठीक, तो इस आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अर्जेंटीना विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में से एक है। और जनरली आप जानते भी हैं, जब आप विश्व में गेहूं के वितरण को पढ़ेंगे या FAO की रिपोर्ट जो है, फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है उसको आप देखेंगे तो इसका जिक्र आपको उसमें मिलेगा। तो इस आधार पे जो है कथन भी सही है, कारण भी सही है। कथन देखिए कैसे सही है कि गेहूं का उत्पादक देश है अर्जेंटीना विश्व में प्रमुख रूप से, और क्यों है, क्योंकि अर्जेंटीना का विस्तार जो है ये मध्य अक्षांशों पे है, और मध्य अक्षांशों की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, ना तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे होती है। ठीक, और यहाँ पे ना तो गेहूं की खेती के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, 10 से 20 चाहिए, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए,
70 से 80 रेनफॉल चाहिए, ठीक। तो उतने में ये आपका अच्छी उत्पादन देता है। तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है कि क्यूबा का गन्ना में विश्व स्तरीय उत्पादक है, यानी क्यूबा जो है गन्ना का विश्व स्तरीय उत्पादक है। कथन दिया है, कारण दे रहा है कि क्यूबा एक द्वीप है, ठीक। तो क्यूबा का विश्व स्तरीय उत्पादक है, ये सही है गन्ना में। क्यूबा एक द्वीप है, ये अलग बात है। द्वीप की वजह से ये गन्ना का उत्पादक में विश्व स्तर पे नहीं है, नंबर 1 पे, बल्कि यहाँ पे गन्ना के लिए उपयुक्त जलवायु भी है, उपयुक्त मृदा भी है, ठीक। इसलिए ये नंबर 1 पे। तो इसलिए कथन तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से क्लियर हुआ। अगला देखिए, ये भी कथन कारक वाला है। तो कथन कारण जब आपसे पूछा जाए तो कारण को आप पढ़िए और उसको कोशिश करिए कि इससे क्या कथन सेटिस्फाई हो रहा है। यदि सेटिस्फाई हो रहा है तो सही है, यदि सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो रंग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कथन दिया है कि फ्रांस की सरकार उच्च प्रजनन दर प्रोत्साहित कर रही है, ठीक। उसके बाद देखिए दिया है कि फ्रांस में जनसंख्या वृद्धि दर 0.5% वार्षिक से कम है। तो ये विश्व जनसंख्या वितरण जो हम लोग देख रहे थे, या जनसंख्या वृद्धि वाला जब आप देखेंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि ये बताया गया है कि यूरोप की कई कंट्री ऐसी भी हैं जहाँ पे 1 से कम उनका जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक। और इसकी वजह से वो क्या करती हैं कि वहाँ पे जो है लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, और इसके लिए सरकारें उनको अनुदान भी देती हैं, पुरस्कार भी देती हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे देखिए आपका फ्रांस भी उनमें से एक है कि फ्रांस की सरकार उच्च प्रजनन दर के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो बात सही है। और क्यों प्रोत्साहित कर रही है? क्योंकि वहाँ का जो प्रजनन दर है या जनसंख्या वृद्धि दर है वो 0.5% है वार्षिक, ठीक। उससे भी कम यहाँ पे है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और 2 को आपको मिलान करना है। इसमें बांधों का नाम दिया गया है, ठीक। अलग अलग बांध का नाम इसमें दे रखा है। तो यहाँ पे है कोलोराडो है, पनामा है, नील है, जम्बेजी है, ठीक। और इधर आसवान बांध है, कैरिबू है, इटापू है और हूबर बांध है। और इधर देखिए 2 विकल्प आगे दिया गया था और 2 विकल्प इधर है, 3 और 4, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोलोराडो किस पे है, यानी कोलोराडो नदी पे कौन सा बांध है? हूबर बांध है। पनामा पे आपका इटाइपू है। नील पे आसवान बांध है और जम्बेजी पे करीबा बांध है, ठीक। इस आधार पे जो 4th नंबर इसका विकल्प था वो राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कोलोराडो नदी पे हूबर है, पनामा पे इटापू है, नील पे आसवान है और जम्बेजी पे करीबा है। करीबा बांध का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि मेसाम्बी रेंज, ठीक। मेसाम्बी रेंज ये खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब किस चीज़ के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका देखिए लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि हमने उत्तर आपसे डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया। तो ये लौह अयस्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन? मेसाम्बी रेंज, ठीक। और ये यूएसए में सुपीरियर झील के आसपास ही स्थित है मेसाम्बी रेंज, जो लौह अयस्क के खनन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए लदांग कृषि। तो लदांग कृषि कहाँ पे प्रचलित है? इंडोनेशिया, ब्राज़ील, श्रीलंका, मलेशिया। तो देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग एग्रीकल्चर को अलग अलग नाम दिया गया है। तो इंडोनेशिया में लदांग कहा गया है, श्रीलंका में आप बताएंगे चिन्ना है, ठीक। मलेशिया और ब्राज़ील में देखिए रोका है, और मलेशिया में आप बताएंगे। तो लदांग जो है इंडोनेशिया की प्रॉपर है, लेकिन कभी कभी ये मलेशिया के अंतर्गत भी ये शामिल कर दिया जाता है, लेकिन आप स्पष्ट रूप से बताएंगे कि लदांग जो है कहाँ पे है। तो प्रमुख रूप से जो प्रचलित है लदांग कृषि, ये इंडोनेशिया में है। अब देखिए दोनों विकल्प दिया गया है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों में भी ये जानी जाती है, लेकिन प्रमुखता जो है इंडोनेशिया में है। यदि विकल्प में इंडोनेशिया न दिया रहता, मलेशिया रहता, तब हम मलेशिया लगाते हैं। दोनों दिया रहेगा तो आप क्या लगाएंगे? इंडोनेशिया को प्रीफर करेंगे।
आगे देखिए कारागांडा संबंधित है। अब देखिए कारागांडा यही वाला 2000 में पूछा गया है और यही आपसे किस में पूछा गया, 2021 में यही प्रश्न आया था। तो कारागांडा जो क्षेत्र है ये कजाकिस्तान में है, किसके लिए है, यहाँ पे देखिए लौह खनन है, हीरा है, सोना है, कोयला है। तो ये कोयला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए शिक्षण कार्य किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, तृतीयक में या प्राथमिक या चतुर्थक में या द्वितीयक में। शिक्षण क्या है, सर्विस है, एक सेवा प्रदान करना। तो सेवा कौन से किस क्षेत्र में आता है, तो सेवा आपका तृतीय प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए 12 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विश्व को प्रमुख जलवायु कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। कुस्टविकी हैं, वानथ्यूनेन है, वीवर हैं और विटलसी हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विटलसी। इन्होंने 1936 में जो है विश्व को 13 भागों में डिवाइड किया था। उसके बाद देखिए कृषि लायक भूमि निम्न में से किस संसाधन कोटि का है। अभी आपने देखा था जो अलग अलग संसाधन है उसके अलग अलग टाइप्स, कि कृषि लायक भूमि जो है ये सामान्य सुलभ में है, किस सुलभ में है। ठीक, तो कृषि लायक जो भूमि है ये सामान्य सुलभ है, विरल है, सर्व सुलभ है, एकल है। तो अभी आपने पहला ही जो प्रश्न देखा था उसमें इसी तरह से पूछा गया था। तो कृषि लायक भूमि आपकी कैसी है, मिट्टी क्या है, सामान्य सुलभ है। विरल के लिए क्या आ जाएगा, विरल में आपका सोना वगैरह है। सर्व सुलभ में आपका ऑक्सीजन हो गया। एकल में आपका क्या है, एकल में क्रायोलाइट है। अगला प्रश्न इसी में देख लीजिए, मृदा निक्षालन से व्यापक रूप से प्रभावित है कौन सा क्षेत्र जो है, लीचिंग से प्रभावित है। ठीक, उष्णार्द्र प्रदेश, समाना स्टेपी या टैगा। तो लीचिंग जो है उसमें प्रमुख रूप से प्रभावित है उष्णार्द्र प्रदेश। ठीक, लीचिंग में क्या होता है कि इसमें मृदा का जो ऊपरी पार्ट है उसमें जो पोषक तत्व हैं, ठीक, वो क्या होते हैं कि बह के निचले संस्तर में मृदा के चले जाते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे होता है, उष्ण और आर्द्र जो क्षेत्र है वहाँ पे अधिकतर वर्षा होने की वजह से ही ये लीचिंग प्रक्रिया देखी जाती है। 15 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन सा औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत से संबंधित है। ठीक, डेविस है, हुबर है, पिंक है, टेलर है। अब देखिए औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत जो है ये हुबर ने दिया था। ठीक, और ये भी न्यूनतम उत्पादन लागत पर आधारित था। वहीं पिंक और डेविस का आप जान ही रहे हैं, अपर्दन चक्र हैं इनसे संबंधित। टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन में कराई गई हैं, उसमें PDF भी आपको प्रोवाइड कराया गया है। ठीक, 16 नंबर पर देखिए, जर्मनी के रूर प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग पूर्ण रूप से विकसित है। तो ये बात सही है। कारण क्या है, कारण ये है कि कोयला पश्चिम फेलिया प्रदेशों से प्राप्त होता है। तो ये बात सही है कि जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है वह लौह इस्पात के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। ठीक, क्योंकि जो कोयला है ये उत्तम कोटि का कोयला वहाँ पे प्राप्त होता है। कहाँ पे, वेस्टफेलिया, जो रूर, राइन और सहायक जो उसकी नदियाँ हैं उसी से उसका परिवहन होता है, जो सस्ता भी होता है और आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। तो इसीलिए ये यहाँ पे पूर्ण रूप से विकसित है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, तो इसलिए आपका विकल्प नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, दिया है कि निम्नलिखित उद्योगों में किसकी स्थापना में जल एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो अलग अलग उद्योगों का नाम दिया गया है और इसमें दिया है कि किसमें जो है जल का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक, तो आपके पास विकल्प है सीमेंट है, चमड़ा है, चीनी है, कागज़ है। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चमड़ा में आप जानते हैं कानपुर जो आपका है काफ़ी फेमस है चमड़ा उद्योग के लिए। वहाँ पे आप जानते हैं कि ढेर सारे नदी नालों के माध्यम से चमड़ा उद्योग से जो है सीवेज गंगा नदी में गिराया जा रहा है, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है वो। तो चमड़ा तो होगा नहीं, इसमें पानी की आवश्यकता होती है, चीनी में भी आवश्यकता होती है और कागज़ में लुगदी बनाने के लिए होती है। लेकिन सीमेंट में पानी की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे पानी इसका बहुत महत्वपूर्ण कारक नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो कैल्शियम के ऑक्साइड हो गए, सिलिका हो गए, लौह के ऑक्साइड हो गए, ठीक, चूना पत्थर है, मृतिका है, इनका उपयोग इसके निर्माण में किया जाता है।
अगला है कि विश्व में ऊन का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो ऊन में देखिए न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ऑस्ट्रेलिया जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पे मेरिनो किस्म की जो भेड़ें पाली जाती हैं उसी से यहाँ पे ऊन निकाला जाता है। 19 नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कि कथन की स्वीडन में लौह इस्पात उद्योग पूर्ण रूप से विकसित है। तो स्वीडन में लौह इस्पात उद्योग पूर्ण रूप से विकसित है, ये आपका सही बात है। कारण क्या है कि स्वीडन में लौह अयस्क के बड़े बड़े भंडार हैं। तो ये बात सही है। स्वीडन के उत्तरी भाग में किरुना और गैलिबिरा में लौह अयस्क जो है उच्च कोटि का पाया जाता है और इसीलिए यहाँ पे लौह अयस्क या लौह इस्पात उद्योग काफ़ी विकसित है। तो इसलिए कथन और कारण दोनों सही और व्याख्या भी ये सही कर रहा है। 20 नंबर देखिए, पेट्रोलियम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होता है। पेट्रोलियम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होता है क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम अधिकांश देशों में न्यूनाधिक सुलभ है, पेट्रोलियम का परिवहन सरल है, या पेट्रोलियम की कीमतों में स्थायित्व है, या फिर पेट्रोलियम की मांग आलोच है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आलोच का मतलब कि लोच का मतलब कि कमी भी होता है, आलोच का मतलब कि कमी कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम अधिकांश देशों में न्यूनाधिक यानी कि कम से थोड़ा सा ज़्यादा रूप में सुलभ है। तो ये भी बात एक हद तक सही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या ज़रूरी है? पेट्रोलियम का परिवहन सरल है? नहीं है। पेट्रोलियम की कीमतों में स्थायित्व नहीं है। पेट्रोलियम की मांग में आलोच है, यानी कि मांग में कोई कमी नहीं है, बल्कि मांग क्या है? अधिक है इसकी। तो ये बात सही है, क्योंकि जब तक इसके वैकल्पिक स्रोतों की खोज नहीं की जाएगी, जैसे सीएनजी वगैरह चलता है तो लेकिन उसमें भी जैसे आपको बूस्टअप लेना है और स्पीड उसकी लेनी है, उसमें पावर देखना है, तो उसमें पेट्रोल का भी यूज होता है, स्टार्ट करने में भी यूज होता है सीएनजी गाड़ियों में। ठीक, तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। 21 नंबर में देखिए दिया है कि नवनियतिवाद के प्रवर्तक हैं। तो नवनियतिवाद में मैकिंडर हैं, ब्लांस हैं, टेलर हैं या जॉन्स हैं। ठीक, तो नवनियतिवाद आप जानते हैं कि रुको और जाओ नियतिवाद किसने दिया? टेलर का है। और यही देखिए यही सेम प्रश्न आपसे किस में पूछा है? 2021 में पूछा है, और सन 2000 में आपका क्या दिया है? टेलर दिया है। अब देखिए जो एक्सपर्ट ने आंसर क्या दिया था 2021 में? मैकिंडर दिया था। ठीक, तो यही चीज़ है कि जो आपको ये देखना है, आयोग ने खुद 2000 में आंसर टेलर है और 2021 में मैकिंडर दिया है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो आयोग की कमियां हैं। आगे देखिए 3 गार्जेस बांध जो निकट भविष्य में बृहत्तम जल विद्युत उत्पादक केंद्र होगा कहाँ स्थित है? देखिए ये निकट भविष्य के बजाय चूँकि 2000 के आसपास ये बन रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ भी ये प्रश्न दिया गया था, लेकिन वर्तमान में ये बन के तैयार भी हो गया है। और इसकी वजह से एक और आप महत्वपूर्ण बात देखिए कि इतना ज़्यादा बड़ा है। ठीक, इतना ज़्यादा इसमें जल रोकने की क्षमता है कि ये पूरे पृथ्वी की जो गति है उसको भी ये स्लो कर दिया है। ठीक, तो ये रूसी फेडरेशन में, जापान में, चीन में, इंडोनेशिया में। तो ये आपका कहाँ पे है? चीन में है। अगला देखिए भारत में निम्नलिखित में किसे जननांकी विभाजक मानते हैं? किस ईयर को माना जाता है? तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1921 को जो है जननांकी विभाजक वर्ष मानते हैं, क्योंकि इस समय जनसंख्या जो है ये ऋणात्मक रही थी, यानी वृद्धि दर उसमें कम रही थी। उसके बाद देखिए 24 नंबर है। 24 नंबर दिया है कि सतत, ये देखिए सत्वर जो लिखा है ये सतत है। सतत विकास से विशिष्ट आर्थिक पेटी की अवधारणा किस देश के द्वारा विकसित की गई? ठीक, यानी विशिष्ट आर्थिक पेटी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो इस अवधारणा को सबसे पहली बार जो विकसित करने का श्रेय जाता है ये चीन को जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश समूह एशियन टाइगर के नाम से विख्यात है? चलिए ये हमने आपको कराया भी है, ग्रुप में भी कराया है, एक बार यहाँ भी आप देख लीजिए। एशियन टाइगर के रूप में जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए आपका जापान, मलेशिया और चीन, इनको मिला के जो है इसे एशियन टाइगर कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला
26 नंबर में देखिए कौन सा जो है आसियान का सदस्य नहीं है। दक्षिण कोरिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है। अब ये कब का है? सन 2000 का है। ठीक प्रश्न है। तो आसियान का सदस्य जो है इसमें आपका जो दक्षिण कोरिया है ये नहीं है। और आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, यानी 1967 में। इसका जो सचिवालय है वो आपका जकार्ता यानी इंडोनेशिया के जकार्ता में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है 27 नंबर में स्थान और उद्योगों को यहाँ पे आपको मैच कराना है। ठीक, निजनी तागिल है, व्लादिवोस्तोक है, चेलियाबिंस्क है, लेनिनग्राड है। और इसमें दिया है कि यहाँ पे कौन से उद्योग विकसित हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका विकल्प भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है और ये आपका प्रश्न है, ये आपका विकल्प है। ठीक, तो निजनी तागिल ये आपका फेरो अलवाय के लिए प्रसिद्ध है, 3rd नंबर है फेरो अलवाय के लिए। व्लादिवोस्टोक, तो व्लादिवोस्टोक ये आपका तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। चेलियाबिंस्क जो है ये आपका लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। लेनिनग्राड जो है ये कृत्रिम रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा 3rd। और किसी प्रश्न में आपको लगे कि यहाँ पे ये नहीं ये होना चाहिए तो निश्चित तौर पे आप कमेंट करें। ठीक, उसके बाद देखिए 28 नंबर, निम्न में से कौन सा देश संक्रमण अर्थतंत्र वाला है? पोलैंड है, ब्राज़ील है, मैक्सिको, नाइजीरिया। तो इसमें देखिए संक्रमण अर्थतंत्र वाला देश कौन सा है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको है। क्यों? क्योंकि मैक्सिको में जो इसका नॉर्थ पार्ट है वहाँ पे अमेरिका का प्रभाव रहता है, यानी विकसित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। यहीं इसके मध्य और दक्षिण पार्ट में लैटिन अमेरिका का प्रभाव दिखता है, जहाँ पे थोड़ा अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि आधारित है, यानी पिछड़ी है। तो इसलिए यहाँ का जो समाज है वो क्या है, आप कह सकते हैं ट्रांजिशन जोन में, संक्रमण अवस्था में है। उसके बाद देखिए यूरोपीय समुदाय में कौन सा है? यूरोपीय यूनियन में कौन सा शामिल नहीं है? फ्रांस है, इटली है, यूनान है और स्विट्जरलैंड है। अभी आपने देखा कि यूरोपीय संघ से हाल ही में कौन अलग हुआ है? ब्रिटेन आपका अलग हो गया है। ठीक, यूरोपीय संघ से ब्रिटेन जो है ये बाहर हो गया है। तो इसमें आपका दिया कौन सा यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है? फ्रांस है, इटली, यूनान और स्विट्जरलैंड। तो इसमें देखिए आपका स्विट्जरलैंड जो है ये इसका सदस्य नहीं है। इसमें आपका यूरोपीय संघ में यूरोपीय आर्थिक जोन भी है, जिसमें इनका अलग जो है मुद्रा चलती है यूरोपीय आर्थिक समुदायों की। ठीक, और इसका संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। अगला देखिए रूसी फेडरेशन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो रूसी फेडरेशन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन है यह G8 में शामिल है। और उसके बाद देखिए यहाँ केंद्रीय नियोजित अर्थतंत्र है, इसका पूरा पश्चिम विस्तार विश्व में अप्रतिम है, यहाँ प्रचुर वन संसाधन है। ठीक, तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे केंद्रीय नियोजित अर्थतंत्र है, सही है। इसका पूरा पश्चिम विस्तार सबसे ज़्यादा, ये भी सही है। यहाँ पे वन रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये भी आपका राइट है। G8 में ये पहले शामिल था, लेकिन बाद में इसको G8 में जो इससे जो है बाहर कर दिया गया, तो इसलिए आपका ये कथन सही नहीं रहेगा G8। अगला देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास मेखला, जो कपास की पेटी है, उसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इससे की जो कपास बेल्ट है उसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण 200 पाला रहित दिन के द्वारा किया जाता है। ये देखिए हमने आपको कराया भी है। ठीक, जो बैच चल रहा है उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, उसमें ये कराया गया है। उसके बाद देखिए दिया है कि किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो सर्वाधिक विकास पश्चिमी यूरोप है, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो जो आंतरिक जलमार्ग है इसका सर्वाधिक विकास पश्चिमी यूरोप में है। ठीक, ज़्यादातर तो फ्रांस और जर्मनी में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 33 नंबर है, सू नहर किसको जोड़ती है? तो सू नहर जो ये आपका मिशिगन ह्यूरन है, सुपीरियर मिशिगन है, ईरी ह्यूरन है या ह्यूरन सुपीरियर है। ठीक, तो सुपीरियर यानी सू नहर जो है ये सुपह्यू, तो ये आपका जो है सुपह्यू
से ट्रिक है ये, सुप यू। तो सुप यू यानी कि सुपीरियर और ह्यूरन, ठीक, और सू से आपका सूनहर हो गई, ठीक। वहीं जो बैलेंड नहर है ये ईरी और ओंटारियो को जोड़ती है, ठीक। और ईरी नहर क्या करती है, ईरी नहर जो है आपका ईरी झील को मिशिगन से जोड़ती है। तो इसमें राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा सुपयू। उसके बाद देखिए 34 नंबर जो प्रश्न है कि कालगुरली क्यों प्रसिद्ध है। कुलगार्डी और कालगुरली ये दो प्रसिद्ध खाने हैं, और ये किस चीज़ के खाने हैं, सोना के उत्पादन के लिए हैं। कहाँ पे हैं ये ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में किधर है ये, पश्चिमी प्रांत की तरफ है ऑस्ट्रेलिया में। ये कुलगार्डी और कालगुरली ये सोने खाने यहाँ पे हैं, ठीक। और यहाँ तक इधर से आपका ये रेलवे का ट्रैक भी यहाँ बिछाया गया है। अगला देखिए यूराल प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है। तो यूराल प्रदेश में या यूराल औद्योगिक प्रदेश में सर्वाधिक विकसित कौन से उद्योग हैं, धात्विक उद्योग का विकास सर्वाधिक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ही यूराल क्षेत्र में ही मैग्नीटोर्स, निझनी तागिल जो अभी आपने आगे देखा था, ये सभी उद्योग, इस्पात उद्योग जो हैं ये यहीं पे ही स्थित हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा धात्विक उद्योग। उसके बाद देखिए कौन निश्चयवाद का प्रबल समर्थक है, ठीक। तो निश्चयवाद में हटिंगटन, हेटनर, सावर और अनुचिन। तो जो प्रबल समर्थक हैं इसके तो वो हैं हटिंगटन महोदय, एल्सवर्थ हटिंगटन। इसको हमने कराया आप लोगों को, तो उसमें आप देखिएगा। 37 नंबर है कि पृथ्वी मनुष्य की, यानी मनुष्य जो है ये पृथ्वी का उपज है। ये वक्तव्य किसने दिया है, तो ये मनुष्य जो है पृथ्वी की उपज है, ये रेडजल की जो शिष्या हैं सैम्पुल उनका है, ठीक। उन्होंने कहा था कि मनुष्य जो है पृथ्वी की उपज है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे है 38 नंबर, कहीं कोई अनिवार्यता नहीं सर्वत्र संभावनाएं हैं। ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, ठीक। ये फेब्रे का कथन है, और फेब्रे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता और संभववादी विचारक भी हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा नंबर 38 का, ठीक। 39 में देखिए कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान है। भूगोल जो है ये पृथ्वी का क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान है, यानी कि एक प्रकार से कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में बात कही थी। तो ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, रिटर, एम्बोल्ड, रिस्थोपेन और हेटनर, ठीक। तो भूगोल जो है पृथ्वी का क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान है, ये रिस्थोपेन ने दिया था। इसके बारे में हमने आपको मेंशन किया है कि रिस्थोपेन, हेटनर और हार्टसोन ने किस तरह से भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस किसने कहा, किसने क्रोनोलॉजिकल कहा, ठीक, किसने क्षेत्र वर्णनी कहा। तो ये सारी चीज़ें उसमें, तो यहाँ देखिए क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान है रिस्थोपेन। पहली बार रिस्थोपेन ने इस संदर्भ में बात कही थी, इसलिए इस तरह से प्रश्न है तो आप ये लगाइएगा। अगला देखिए पुस्तक है, उसके बाद मिलान करने के लिए दिया गया है। कॉस्मॉस जो है ये हम्बोल्ट की है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी ये हार्टसोन की है, ठीक। यहाँ पे हम लोग विकल्प देख लेते हैं कौन कौन सा दिया गया है। ये थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए विकल्प है आपके पास क्या है, द ज्योग्राफिकल साइकिल, और यहाँ पे एंथ्रोपोजोग्राफी है। तो एंथ्रोपोजोग्राफी किसकी है, रेडजेल की है, और द ज्योग्राफिकल साइकिल ये आपका डेविस का है, और हार्टसोन का हमने बताया नेचर ऑफ ज्योग्राफी है, और हम्बोल्ट का जो है कॉस्मॉस है, ठीक। तो इस आधार पे जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया गया 41 नंबर में क्वेश्चन नंबर 41 कि मिट्टी संरक्षण के विषय में निम्न कथनों का अध्ययन करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। मिट्टी में जीवांश वर्धन मिट्टी संरक्षण का अभिन्न अंग होता है, ठीक, ये बात सत्य है। आवरण फसलों का उपयोग आवश्यक है, ये भी सही है। नहर सिंचाई मिट्टी संरक्षण का प्रभावी उपाय है, तो नहरी सिंचाई मिट्टी संरक्षण नहीं होता है, ठीक, बल्कि उससे क्या होता है, वहाँ पे नम वाला क्षेत्र डेवलप हो जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी फर्स्ट, ए और बी दोनों सही है, सी किसी में नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 42 नंबर पे 42 में ज्ञान एवं प्रविधिक
प्रमुख संसाधन है, ये बात सही है। उसके बाद है कि अगोचर वस्तुएं संसाधन हो सकती हैं। प्राकृतिक गैस नव्यकरणीय संसाधन है। तो नेचुरल गैस है, ये नव्यकरणीय नहीं है क्योंकि इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, एक बार ख़त्म तो ख़त्म है। ठीक, तो ये गलत हो गया। अगोचर वस्तुएं ये आपका संसाधन हो सकती हैं, तो ये राइट है। जो हमें नहीं जानकारी है तो संसाधन हो सकते हैं, संभावनाएं व्यक्त की गई, बात सही है। जैसे कोयला जब हमारे लिए अज्ञात था तो वो अगोचर था, तो वो हमारे लिए संसाधन हुआ जब हम उसके उपयोग को जाने। ज्ञान और प्रविधि यानी मानव की जो बुद्धि है ये सबसे बड़ा रिसोर्स है। जिमरमैन ने भी कहा था कि ह्यूमन विजडम जो है ये सबसे बड़ा रिसोर्स होता है, क्योंकि मानव की अगर बुद्धि नहीं है तो वो रिसोर्स कहाँ से जान पाएगा और ना उसकी खोज कर पाए। तो राइट आंसर ये हो जाएगा इसमें। 43 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति खनिज तेल की उपलब्धि की संभावना व्यक्त करती है। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या चीज़ होने पे ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो है खनिज तेल है। कठोर चट्टानों के बीच में छिद्रयुक्त परतदार चट्टानों की वितलीय स्थिति, या फिर कठोर चट्टानों के बीच छिद्रयुक्त परतदार चट्टानों की उत्तल स्थिति, या मुलायम चट्टानों के बीच कठोर चट्टानें, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक, तो इसमें देखिए राइट आंसर आपका ये होगा कि कठोर चट्टानों के बीच में जब छिद्रयुक्त, इस तरह से छिद्रयुक्त परतदार चट्टानें हों, ठीक, यहाँ पे देखिए उत्तल स्थिति हो, जिससे ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पे खनिज तेल की उपलब्धि यानी उपलब्धता हो सकती है। ठीक, यानी गुंबदाकार संरचनाओं में ये पाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो गया। ठीक, अगला देखिए 44 नंबर पे, कौन सा फूट लूज उद्योग के अंतर्गत आता है। तो फूट-लूज उद्योग में हल्के उद्योग आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आपका हो गया, जो बाजार के नज़दीक स्थापित किए जाएं, जिनमें परिवहन व्यय का कोई विशेष महत्व नहीं होता, ये कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं वैसे बेसिकली, लेकिन बाजार के नज़दीक इसे स्थापित किया जाएगा, ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक, तो फूट-लूज उद्योग के लिए राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सूती है, सीमेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हो जाएगा। ठीक, अगला हिमालय की धौलाधर श्रेणी कहाँ पे फैली। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, नेपाल। तो धौलाधर की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक, तो इसमें देखिए आपका जम्मू है, हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, नेपाल है, तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल। निम्नलिखित में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में प्रभावी भूमिका रहती है। यानी कि ग्रीष्मकालीन जो मानसून आता है तो उसमें किसकी प्रभावी भूमिका रहती है। एल नीनो, तिब्बत पठार का तापमान, हिमालय की स्थिति या दक्षिणी दोलन। तो हिमालय की स्थिति ग्रीष्मकालीन मानसून को आकर्षित करता है एक प्रकार से। ठीक, यदि ये न रहे तो भारत जो है मानसून विहीन भी हो सकता है। अगला देखिए, भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन होता है। तो वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन अरुणाचल है, छोटा नागपुर, मालाबार, या फिर निम्न कर्नाटक पठार। ठीक, तो यहाँ पे दिया है कि वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन ये देखा जाता है कहाँ पे, कर्नाटक पठार के आसपास देखा जाता है। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे 47 में डी हो गया, यानी फोर्थ वाला। 48 देखिए कि भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सूखा वाला है, यानी सूखा प्रवण क्षेत्र है। तीस्ता घाटी, रांची पठार, कोंकण या रायलसीमा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा रायलसीमा क्षेत्र। ये आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है उसी में इसको शामिल किया जाता है, रायलसीमा। रायलसीना हिल्स वो अलग है, ये रायलसीमा है। ठीक, 49 नंबर देखिए, भारत में शुद्ध कृषित भूमि का लगभग सिंचाई सुविधा संपन्न अनुपात कौन सा रहा है। तो वर्तमान में हम लोग देखें तो ये लगभग 40% भाग इसका रहा है, तो इसमें 35 से 40 आप कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 5 राज्यों में कुल जनसंख्या में साक्षर जनसंख्या के प्रतिशत का सही अवरोही क्रम है। तो ये देखिए आपका 2000 में पूछा गया था, तो इसको हम लोग 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है, केरल में हो गया, मिजोरम है, गोवा है, महाराष्ट्र है, हिमाचल है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे नंबर 1 पे आपका केरल हो जाएगा, यानी 50 का 1। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग 50 ही सॉल्व करते हैं, फिर 50 अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही।
और इसमें कहीं आपको कोई त्रुटि लगे या कहीं आपको कोई सुझाव हो तो आप निश्चित तौर पे दे सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और यदि आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। ठीक, वहाँ पे आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगे, उसको आप देखिए, सेटिस्फाई होइए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।